करके हमें कंप्लेन दें, हम उस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। यूपी की झांसी रेंज के आईजी आकाश कुल्हरी इन दिनों बड़ी सुर्खियों में है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें आकाश कुल्हरी थाने में लापरवाही करने वाले पुलिस वालों को जमकर लताड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एसएसपी ऑफिस में किसान की शिकायत सुनकर इंस्पेक्टर पर नाराज हो गए। उन्होंने फौरन इंस्पेक्टर को फोन घुमा दिया और जमकर इंस्पेक्टर की खबरली से खूब भड़काया। कहा, किसान की शिकायत का समाधान क्यों नहीं हुआ, क्यों देरी हो रही है, तुम्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। कितना दूर है थाने से गांव? अब 5 किलोमीटर तुम इनके पास जाओगे, चाहे ये आए या ना आए। ये जो उनका हड़काने वाला अंदाज है, हालांकि ये अच्छे के लिए जो पुलिस अफसर है उसको हड़का रहे हैं, क्योंकि किसान की समस्या का समाधान वो पुलिस अधिकारी कर नहीं रहा था। जब इस समस्या को लेकर वो किसान आईजी के पास पहुंचा तो आईजी ने फौरन इस मामले में एक्शन लिया और जो इंस्पेक्टर एक्शन नहीं ले रहा था, कार्रवाई नहीं कर रहा था, उसको खूब लताड़ लगाई है। लेकिन वीडियो ये सोशल मीडिया पर उनका वायरल हो रहा है। इसी पे आपको सस्पेंड कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे एसएसपी आवास पे, यहाँ पे जो है एसएसपी ऑफिस में 700 किलोमीटर ये आ चुकी है और 700 किलोमीटर जा चुकी है, पर आपके यहाँ पे थाने पे नहीं आई है। कैसे पॉसिबल है भाई साहब? इसी पे आपको सस्पेंड कर देना चाहिए। अब तो देखोगे ही तुम, अब कॉल किया हूं मैं तो अब तो देखोगे ही तुम। ये 7 बार आ चुके हैं भाई कक्करवई जैसी जगह से, और आप लोग जो है देखने को तैयार नहीं हो। प्रॉब्लम क्या है? बकरी खेत में बकरी चल रही है और जो है मेड जो है उसकी तोड़ दी है। इतनी सी सिंपल सी समस्या के लिए अगर इसको इतना घूमना फिरना पड़ रहा है तो तुम किस बात के वहां पे जो है थाना प्रभारी बने हुए हो? नहीं सर, मेरे सामने नहीं आई सर। ये आप गए थे थाने पे? ये कह रहा है मैं 4-5 बार गया हूँ थाने पे। आपके यहाँ पे थाने पे आप नहीं रहते तो कोई तो रहता होगा। है? अब तो ये मेरे तो संज्ञान में आ गया है। अब ये चाहे तुम्हारे पास आए या ना आए, अब तुम इनके पास जाओगे। ठीक है? तुम्हारे यहाँ से थाने से सिया गांव कितना दूर है? 5 किलोमीटर तुमको चलना है बस, तो इनके 100 किलोमीटर बच जाएंगे। तो अब तुम ही 5 किलोमीटर चलोगे। ठीक है? और ये मेरे को परसों तक जो है रिपोर्ट तुम मेरे को फोन करके बताओगे कि सर ये समस्या का समाधान हो गया है, और अगर नहीं हुआ तो क्या कारण है जिससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उसमें राजस्व के कारण नहीं हो पा रहा है या कोई अन्य विभाग है जिसके कारण नहीं हो पा रहा है। इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? अगर हो जाए तो सबसे बेहतर है, नहीं हो रहा तो आप कारण आप मेरे को फोन करके बताओगे। समझ में आ गई बात? और अभी आपको व्हाट्सएप से इनका एप्लीकेशन पहुंच जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, झांसी आईजी आकाश कुल्हरी ने लापरवाही पर 3 महिला सिपाहियों को सस्पेंड भी कर दिया। थानेदार को फोन पर फटकार तो लगाई ही, जिसको आपने सुन भी लिया। तो एक्शन लिया गया। कौन देख रहा है यहाँ पे? मैडम कौन देख रहा है इस केस को? आपको देखना है ना। पहला काम यही कर रहा हूँ मैं आने के बाद थाने में। कोई मजाक नहीं चल रहा, आप यहाँ पे जो बैठ करके कर रहे हो। टाइम पास मत करिए आप। ये रेप के केस का कौन मॉनिटर कर रहा है? आप तीनों में से कौन देख रहा है यहाँ पे? मैडम कौन देख रहा है इस केस को? आपको देखना है ना, आपके मैंडेट में है ना कि महिला के प्रति अपराध होगा तो उस केस की जो है पर्यवेक्षण आप करेंगे। आपने किया? 6 महीने से पहले गए तो आप करेंगे नहीं क्या? मजाक चल रहा है यहाँ पे थाने में बैठ करके, केवल जो है टाइम पास कर रहे हो यहाँ पे। 3 महिला आती है आपसे मिलने, उसके बाद आपका काम क्या है? कोई काम नहीं है आपका। केवल काम यही है महिला संबंधी अपराध को जो है आपको पर्यवेक्षण करना है, उसको यदि कंपनसेशन दिलवाना है। अगर आप कंपनसेशन दिलवाओगे तो कौन दिलवाएगा उसको? महिला को। काउंसलिंग करिए आपने उसकी, रेप पीड़िता को बुला करके। तीनों को सस्पेंड करिए। इधर हाथरस के सिकंदराराव कस्बे में कोचिंग से लौट रही छात्रा को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। औरंगाबाद पश्चिम मोहल्ले में 2 बाइक सवार युवकों ने छात्रा के गाल पर जोर से हाथ मारा और फिर उसके बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में 2 लड़कों को अब पकड़ लिया है, जबकि इनमें इनका एक साथी फरार है।
अंकुश, हिमांशु, ये दो लोग हैं जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है और इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। दरअसल ये वीडियो वायरल हुआ था बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर, जिसमें ये दोनों लड़के, एक लड़की जो रोड पर जा रही थी उसके साथ बदसलूकी करते हुए नजर आए। जब लड़की के पास से गुजरे तो हाथ झटक कर लड़की के गाल पर जोर से तमाचा मार दिया। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, खूब हाहाकार मचा, पुलिस तक भी वीडियो पहुंचा। फिर पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है और दो लोग जिनके नाम अंकुश और हिमांशु हैं, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनका तीसरा साथी है जो अभी फरार बताया जा रहा है। ये देखिए, फिर इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये पीछे ये एक बाइक है, इस पर 3 लोग बैठे हुए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 3 लोग इस पर बैठे हैं। ये 2 लड़कियां सामने से आ रही थी, आमने सामने से गुजर रहे थे। जैसे ही ये छात्रा के पास पहुंचते हैं, एकदम इनमें से बीच में बैठा हुआ लड़का छात्रा के गाल पर ये देखिए, ये जोर से तमाचा जड़ता है और उसके बाद ये लोग बिना रुके वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन पास में सीसीटीवी लगा हुआ था, इनकी हरकत ये सीसीटीवी में कैद हो गई और आगे भी जो सीसीटीवीज थे उनको फॉलो करते हुए पुलिस इन तीनों मंचलों तक पहुंची। इनकी आइडेंटिटी पुलिस ने पता की, जिनमें से 2 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं। उनके नाम अंकुश और हिमांशु बताए जा रहे हैं, जबकि इनका तीसरा साथी जो जिस वक्त इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो बाइक पर बैठा हुआ था, वो तीसरा साथी अभी तक फरार है। उसे भी पकड़ने की पुलिस कोशिश कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह भी चुके हैं कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो ऐसा करेगा उस पर सख्त एक्शन होगा। और इस वीडियो के सामने आने के बाद वो एक्शन होता हुआ दिख भी रहा है। इधर हापुड़ में कार से उतरते ही व्यापारी राजीव हार्ट अटैक के चलते अचानक से जमीन पर गिर पड़े। जमीन पर उन्हें गिरता देख दूसरे व्यापारी, जिसका नाम सोनू चुग था, उन्होंने फौरन एक्शन लिया और सीपीआर देकर राजीव की जान बचा ली। सीसीटीवी फुटेज में इस पूरी घटना को देखा जा सकता है। ये सब कुछ अचानक हुआ और मौके पर मौजूद जो लोग थे वो घबरा गए। उनको समझ नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन सोनू चुग नाम का एक शख्स था जो कि उन्होंने परिस्थिति को भांप लिया और फौरन इस मामले में एक्शन लिया और सीपीआर देकर जान बचा ली। ये पूरी घटना पास में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और जिसमें इस शख्स की खूब लोग तारीफ कर रहे हैं कि इस मौके पर, इस संकट की घड़ी में उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और परिचय दिया उन्होंने और उसके तुरंत बाद इस शख्स की जान बचाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी ये कोशिश पूरी तरह से कामयाब हुई और इस शख्स की जान, राजीव नाम का जो व्यापारी है, उनकी जान बचा ली गई। वैसे भी कई वीडियोस हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, जिसमें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और कहा जाता है कि एटलीस्ट सीपीआर देना सबको आना चाहिए, क्योंकि आजकल जो हार्ट अटैक है बड़ा कॉमन सा हो गया है। डांस करते हुए, खड़े खड़े जिम में या सड़क पर चलते हुए लोगों को हार्ट अटैक्स आ जा रहे हैं। तो ऐसे में सीपीआर लोगों को जानना कि कैसे उस मुश्किल की घड़ी में, उस नाजुक घड़ी में सामने वाले को बचाना है, किस तरीके से एक्ट करना है, इसको लेकर कई संस्थाएं अलग अलग वक्त पर इस तरह के कोर्सेज भी चलाती रहती हैं कि इस नाजुक मौके पर बस फौरन मदद मिल जाए। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इस मौके पर अगर सीपीआर दिया जाए तो 99% चांसेस होते हैं जो शख्स उस वक्त हार्ट अटैक झेल रहा है उसे बचाया जा सकता है। और अगर इसमें ज़रा सी भी देरी होती है तो फिर कई ऐसे दुखद हादसे भी हुए हैं जिसमें जान चली जाती है। यहाँ पर इस व्यापारी ने तुरंत कार्रवाई की, त्वरित कार्रवाई की और उसका नतीजा देखिए, जो शख्स जिसे हार्ट अटैक आया था उसकी जान बच गई है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। इधर कैलिफोर्निया के हेवर्ड के पास एशलैंड इलाके में गैस पाइपलाइन के पास भयंकर विस्फोट हो गया। ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि घर पूरी तरह से तबाह हो गया और 3 इमारतें इस धमाके में बुरी तरह से झुलस गई। वहीं आसपास के कई घरों को भी जोरदार कंपन महसूस हुई। गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने से हुए इस विस्फोट में 6 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि 3 लोग हैं जिनको मामूली रूप से चोटें आई हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जैसे ही जोरदार धमाका हुआ, आप भी देखेंगे इस वीडियो को देखकर ऐसा लगेगा जैसे धरती फट गई हो। अचानक से एक जोरदार धमाका होता है और फिर उसके बाद बहुत ऊंचे तक इस धमाके के बाद का जो मलबा है वो उठता हुआ नजर आता है, जिसके वजह से आसपास के इलाके के लोग दहल गए। शुरुआत में तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, अचानक से धरती कैसे फट गई। फिर बाद में पता चला कि जिस जगह धमाका हुआ था वहाँ पर नीचे से पाइपलाइन गुजर रही थी। किस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या किन्हीं और कारणों के चलते उसकी जांच होगी आगे। अचानक से धमाका हुआ और एक जोरदार आवाज़ के साथ, जोरदार धमाके के साथ सड़क फट गई, क्योंकि पाइपलाइन सड़क के नीचे से जा रही थी। तो आप सोचिए कि कितना ज़बरदस्त इंटेंसिटी रही होगी इस धमाके की कि इसने सड़क का सीना चीर दिया और हवा में कई फीट ऊपर तक मलबा उठता हुआ दिखाई दिया। इस हादसे की चपेट में वहाँ रह रहे आसपास जो गुजर रहे थे वो 6 लोग आ गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। और आप देखिए पूरा का पूरा जो मकान है वो ताश के पत्तों की तरह इस धमाके में
उड़ गया। बहुत दूर तक इस धमाके की आवाज़ सुनी गई और लोग कुछ देर के लिए दहशत में आ गए। हालांकि फौरन मौके पर राहत और बचाव की टीमें पहुंची। जो घायल थे उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 की हालत थोड़ा सा गंभीर है, लेकिन 3 लोग जिन्हें मामूली उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। लेकिन इस धमाके ने एशलैंड के इस इलाके को कुछ देर के लिए दहला कर रख दिया। अभी फिलहाल जो टेक्निकल फॉल्ट था उसे दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्काई डाइवर का इमरजेंसी पैराशूट अचानक से खुलकर प्लेन के पिछले विंग में जा फंसा। यह घटना स्काई डाइवर के प्लेन से कूदने से ठीक पहले हुई। ऑस्ट्रेलिया की ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें स्काई डाइवर काफी देर तक हवा में लटका हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद वो पैराशूट की सभी 11 रस्सियों को काटकर खुद को अलग करता है। स्काई डाइवर मेन पैराशूट खोलकर फिर उसके बाद सेफ लैंडिंग में कामयाब रहता है। यह घटना 20 सितंबर की है, जिसका वीडियो अब एजेंसीज की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि पहले स्काई डाइवर प्लेन का गेट खुलने के बाद बाहर निकलता है, लेकिन हवा का प्रेशर बहुत तेज होता है। इसके चलते वो खुद को संभाल नहीं पाता और इससे पहले कि वो अपना पैराशूट खोलता अचानक से वो डिसबैलेंस होता है और डिसबैलेंस होते ही जैसे ही वो प्लेन से बाहर आता है उसका पैराशूट खुल जाता है और पैराशूट का जो ऊपर का पोर्शन होता है वो प्लेन के विंग में अटक जाता है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और इस परिस्थिति में वो काफी देर तक ऐसे ही हवा में लटका रहा। आप ये समझिए, इस वीडियो को देखकर आपको दिख रहा होगा कि इस शख्स की मौत करीब थी, लेकिन यहां उस स्काई डाइवर के लिए 2 अच्छी बातें हुई। पहली तो ये कि उसके पास अभी भी उसका जो मेन पैराशूट था, एक और पैराशूट था, वो बचा हुआ था। और दूसरा कि उसका जो दिमाग था वो इन सिचुएशंस में भी, इन क्रिटिकल कंडीशंस में भी पॉजिटिव काम कर रहा था। उस अहम समय पर स्काई डाइवर ने अपने चाकू से रिजर्व पैराशूट के तारों को काटा, फिर खुद को आज़ाद कराया और उसके बाद उसने अपना जो मेन पैराशूट होता है उसको खोला और सुरक्षित रूप से ज़मीन पर उतर गया। दरअसल ये एक बेसिक प्रैक्टिस होती है, प्रोटोकॉल भी होता है कि जब भी कोई स्काई डाइवर होता है वो हमेशा 2 पैराशूट कैरी करता है। इन केस मान लीजिए कि अगर एक पैराशूट ख़राब हो जाए, वो ना खुले, तो फ़ौरन दूसरे पैराशूट के जरिए सेफ लैंडिंग हो सके, किसी की जान नहीं जाए। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी। ये सोचा भी नहीं होगा स्काई डाइवर ने कि इसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। ये जैसे ही प्लेन से बाहर निकलता है डाइव लगाने के लिए, हवा के फोर्स की वजह से डिसबैलेंस होता है, इसका पैराशूट खुल जाता है, फिर प्लेन में अटक जाता है। बहुत देर तक ऐसी स्थिति बनी रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी हाइट पर जब हवाओं का फोर्स प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसके बावजूद इसने हिम्मत नहीं हारी। अपने चाकू से जो सभी 11 रस्सियाँ होती है पैराशूट की, एक एक करके उनको काटा, खुद को आज़ाद कराया और उसके बाद फिर नीचे अपने दूसरे रिजर्व पैराशूट की मदद से इसने सेफली लैंड कर लिया। तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उसने कूल एंड काम खुद को रखा उस दौरान और इस तरीके से अपनी जान बचा ली। देश भर में लाखों अकाउंट्स ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जिनका पैसा बैंकों में अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, यानी कि उन पर दावा करने वाला कोई नहीं है, जिसे अब उनके सही मालिकों तक पहुंचाने की पहल शुरू की गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए केंद्र सरकार सही मालिक को उसके पैसे वापस लौटा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योर मनी योर राइट के तहत अब तक 2000 करोड़ रुपए को उनके सही मालिकों तक पहुंचाया जा चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि ये अवसर अपनी भूली हुई संपत्ति को फिर से पाने का एक मौका है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वो योर मनी योर राइट मूवमेंट का हिस्सा बने। इस अभियान का मकसद बैंक जमा, बीमा, शेयर, म्यूचुअल फंड और पेंशन सहित जो लावारिस पड़ी वित्तीय संपत्तियां हैं उनको वैध दावेदार, यानी कि जो एक्चुअली में उनके दावेदार हैं, उन तक पहुंचाना है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया था और बताया था कि 78,000 करोड़ 78,000 करोड़ की रकम ऐसी है जो अनक्लेम्ड पड़ी हुई, यानी कि उसका मालिक कौन है, माई बाप कौन है, पता नहीं। इंश्योरेंस कंपनियों के पास लगभग 14,000 करोड़ रुपए बिना क्लेम के पड़े हुए हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनियां, उनके पास लगभग 3,000 करोड़ रुपए अनक्लेम पड़े हुए हैं और 9,000 करोड़ रुपए के डिविडेंड भी बिना क्लेम के हैं। मोटा मोटा अगर आप इनको जोड़ो तो ये 1 लाख करोड़ के आसपास बैठता है, लेकिन इन्हें वापस पाया जा सकता है। अनक्लेम्ड संपत्ति को वापस पाने के लिए सरकार ने अलग अलग पोर्टल्स तैयार किए हैं, जिनकी मदद से आप अपने भूले हुए पैसों की जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। कई तरह के अनक्लेम्ड अकाउंट्स के लिए अलग अलग पोर्टल्स बनाए गए हैं। आरबीआई का उद्गम पोर्टल से आप बैंक में पड़े अनक्लेम्ड पैसों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। IRDAI का बीमा पोर्टल
बीमा पॉलिसियों से जुड़े जो अनक्लेम्ड अमाउंट है, मनी है, जो 14,000 करोड़ का जिसका मैंने जिक्र किया था, वो उस अनक्लेम्ड पैसों के लिए है। सेबी का मित्र पोर्टल म्यूचुअल फंड में अनक्लेम्ड अमाउंट के लिए है। इसकी रकम करीब 3,000 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा कॉर्पोरेट मंत्रालय का IEPFA पोर्टल डिविडेंड और अनक्लेम्ड शेयर्स को क्लेम करने के लिए तैयार किया गया। तो ये जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं, ये जो अलग अलग पोर्टल हैं, इनकी मदद से आप जान सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पैसा किसी बैंक अकाउंट में या किसी म्यूचुअल फंड में अनक्लेम्ड पड़ा है। और अगर ऐसा है तो एक ईजी प्रोसेस के जरिए, जो प्रोसीजर है, जो प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करके आप अपना अनक्लेम्ड पैसा वापस पा सकते हैं। रिजर्व बैंक के रेपो रेट में 0.25% की हालिया कटौती का असर अब दिखाई देने लगा है। 6 बड़े बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरों में 0.25% तक की कटौती की है। HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये 6 बैंक इनमें शामिल हैं। नई कटौती के चलते होम लोन की सालाना ब्याज दर 7.10 के निचले स्तर पर आ गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 दिसंबर को रेपो रेट 5.50 से घटाकर 5.25% किया था। इससे बैंकों की फंड लागत घट गई है और इसका फायदा अब वो लोन सस्ता करके जो अपने अपने ग्राहक हैं अलग अलग बैंकों के, वो उनको दे रहे हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो होम लोन की नई ब्याज दरें हैं वो किस तरह से हैं, किस बैंक की मौजूदा ब्याज दर इस कटौती के बाद क्या हो गई है। तो नई ब्याज दरें अगर मैं आपको बताऊं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस वक्त 7.10 की दर से लोन दे रहा है। ये पहले 7.35% थी, क्योंकि 0.25 की कमी हुई है, तो इस वक्त 7.1 के इंटरेस्ट से दे रहा है। पंजाब नेशनल बैंक 7.2 के इंटरेस्ट से आपको किसी भी तरह का लोन दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ये लोन की रेंज है, ये 7.9 से शुरू हो रही है। ऐसे ही इंडियन बैंक की लोन की रेंज 7.95 से शुरू हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रेंज 8.10 से शुरू हो रही है, जबकि HDFC बैंक की रेंज 8.30 से शुरू हो रही है। अब शुरू हो रही है कहने का मेरा क्या मतलब है, इससे मेरा मतलब है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ को तय करते हैं कि आपको लोन किस दर पर मिलेगा। फिर चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या और अलग अलग तरीके के लोन्स, ये डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर पर, जिसको हम सिबिल कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिसका सिबिल जितना स्ट्रांग होगा उसको बैंक के साथ एक तरीके से अगर आप होम लोन की दरें या किसी भी तरह की दरें कम कराना चाहते हैं तो आप एक तरह से सौदेबाजी कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप किस तरह से बैंक से सौदेबाजी करके अगर आपका सिबिल है तो इस रेट को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूं। रेपो रेट की मैं बात कर रहा हूं। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है, जिससे लोन लेने वालों को अब फायदा हुआ है। ताजा कटौती के बाद 20 साल के लिए अगर किसी ने 20 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है तो उसकी EMI अब 310 रुपए प्रति महीना कम हो जाएगी। इसी तरह मान लीजिए, फर्ज कीजिए आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया है, तो जो EMI आप करंट अभी पे कर रहे थे उसमें अब आपको 465 रुपए का फायदा होगा, यानी कि हर महीने आपकी 465 की EMI घट जाएगी। नए और मौजूदा ग्राहक दोनों को इस योजना का फायदा मिलेगा। जो ये ब्याज दरों में कटौती की गई इसका फायदा मिलेगा। अब आंकड़ों के जरिए पूरा कैलकुलेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप इसको देखेंगे कि किस तरीके से आपको फायदा होगा। पहले और अब किस तरीके से जो चीजें हैं वो बदल रही हैं। पहले क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, 0.25% का अंतर आया है। तो उस तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 20 सालों में आपको मोटा मोटा करीब 74,000 रुपए का जो फायदा है वो होगा अभी मौजूदा कटौती के चलते। तो ये ब्याज दरों में कटौती सीधे तौर पर एक फायदे वाली बात है, क्योंकि पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 4 बार रेपो रेट तो कम हुए थे, लेकिन इसका असर ब्याज दरों की कमी के तौर पर नहीं देखा गया था। आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं ये भी समझाऊंगा कि किस तरीके से एक साल में रेपो रेट में 4 बार कटौती हुई है, लेकिन उसका फायदा पिछली 3 बार में तो आपको नहीं मिला, लेकिन हाँ इस बार मिला है। जब फरवरी में पहली बार कटौती हुई थी तब जो ब्याज दर थी वो 6.5 थी। उसके बाद फरवरी के बाद फिर अप्रैल में एक बार फिर से कटौती हुई, फिर जून में जो रेपो रेट था वो कम हुआ, फिर दिसंबर में घटा, अब जाकर वो 5.25 के स्तर पर पहुंच गया है। तो इस बार बैंकों ने अपना जो होम लोन है या अलग अलग लोन्स हैं उनको कम कर दिया, जिसके चलते आपकी EMI पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि 20 लाख तक का अगर आपका लोन है 20 साल का, तो आपको 310 रुपए के आसपास फायदा होगा। ऐसे 30 लाख का लोन जो है 465 रुपए पर मंथ का फायदा हो जाएगा। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि रेपो रेट होता क्या है, रेपो रेट कहते कैसे हैं, क्योंकि हमने सुना बहुत है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये होता क्या है एग्जैक्टली, इसको समझना जरूरी है। रेपो रेट को समझ लीजिए, रिवर्स बाद में समझाऊंगा। RBI जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं,
यानी कि आरबीआई बैंकों को जब कर्जा देता है तो उनसे एक तरह की ब्याज दर लेता है, एक ब्याज लेता है, उसको रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों को भी फिर सस्ता कर्ज मिलने लग जाता है। रेपो रेट कम होने से ग्राहकों को फायदा होता है, यानी कि रेपो रेट अगर कम होगा तो जो बैंक है जिससे आपने लोन लिया है उसको आरबीआई को कम पैसा चुकाना होगा, तो उसी को फायदे के तौर पर बैंक आपको भी देते हैं, यानी कि चेन पूरा ऊपर से नीचे तक चलती है। आरबीआई, फिर बीच में होता है बैंक जिससे आपने लोन लिया, और फिर उसके बाद होते हैं आप। तो जैसे जैसे रेपो रेट में कटौती होती है उसका इंपैक्ट बैंक को पड़ता है, बैंक को उसका प्रॉफिट होता है क्योंकि उसको कम चुकाना है आरबीआई को, तो फिर वो आपके ऊपर लागू करता है और इसलिए जो ब्याज दरें हैं वो कम हो जाती हैं। अब आप बेसिस पॉइंट्स को समझिए कि जिस तरह से इस बार आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिसको मैं 0.25% कह रहा हूं। अब सवाल है कि रेपो रेट में बेसिस पॉइंट होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है, यह भी समझना आपके लिए जरूरी है क्योंकि चेन है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बेसिस पॉइंट जो होता है वो प्रतिशत में यानी कि परसेंटेज में मामूली बदलाव दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक इकाई है। ब्याज दरों, शुल्क या निवेश रिटर्न में होने वाले जो छोटे छोटे बदलाव हैं इसको हम रेपो रेट के जरिए दिखाते हैं, बेसिस पॉइंट्स के जरिए माफ कीजिएगा दिखाते हैं। बेसिस पॉइंट्स का इस्तेमाल ज्यादातर ब्याज दरों में होता है, तो जब बेसिस पॉइंट्स की कमी होती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है रेपो रेट में, और रेपो रेट में जब कमी का रिफ्लेक्शन आता है तो आपकी ईएमआई सस्ती हो जाती है। कुल जमाकर मोटी बात यह है कि आपको बड़ी राहत इस बार मिली है, और 0.25% का जो रेपो रेट कम हुआ है उससे डायरेक्टली आपकी ईएमआई पर असर है। 20 लाख रुपए का लोन 20 साल के लिए लिया है तो साल में 74,000 रुपए कम आपको चुकाने होंगे, ये आपके समझने की बात है। 70-80 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान मिर्जा की बड़ी तूती बोला करती थी। अब उसी हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा सरकार से मदद की भीख मांग रही है। हसीन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा है कि उसकी पहचान छिपाई गई, उसकी प्रॉपर्टी ले ली गई। वो कहती है कि मेरे साथ रेप किया गया, मर्डर करने की भी मेरी कोशिश हुई। हसीन मस्तान मिर्जा ने कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि 8 बार शादी करने वाला और मेरे ही बंगले में मेरा बलात्कार करने वाला अपराधी अभी भी कैसे आराम से रह रहा है, मेरे पैसे का आनंद ले रहा है और मेरी संपत्तियों से किराया ले रहा है। उसने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। वो कह रही कि मैं मदद की भीख मांग रही हूं, और कोई अगर सचमुच में मेरी मदद करना चाहता है तो इस अपराधी के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज करें। हसीन ने बताया कि 12 साल की उम्र में उसका निकाह कर दिया गया था, पति ने रेप किया, 3 बच्चे हुए। हसीन ने फिर आरोप लगाया कि उसका पूर्व पति उसकी बेटी से निकाह करना चाहता था, विरोध किया तो फिर उसे घर से निकाल दिया। 26 साल की उम्र में उसका सब कुछ छिन गया। अपनी सारी की सारी दास्तान जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है उसमें हसीन मस्तान मिर्जा शेयर कर रही है। आप भी देखिए क्या क्या बातें वो बता रही है और कैसे मदद मांग रही है। नहीं डाला था बिकॉज मेरी तबीयत वायरल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी। मैं अपने दोस्तों से अभी बस घर ही आई हूँ, अपने दोस्तों से बात करके मेरे केस को लेकर, और बहुत सारी अच्छी बातें हुई, बहुत समझदारी वाली बातें उन्होंने मुझसे कही। तो मैं इतने सालों से मेरे केस को लेके बस बातें करते रहती हूँ, कोई उस पर सीरियस होके कोई भी मीडिया भी सपोर्ट करने उस तरीके से नहीं आ रही है। अभी मुझे कुछ मीडिया ने कहा है कि हम आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ जो भी मीडिया है और जहां पर नरेंद्र मोदी जी के पास ये बात पहुंच सके, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, उनके पास जी। दिवाली के बाद मैंने कोई पोस्ट नहीं डाला था बिकॉज मेरी तबीयत खराब हो गई थी, वायरल, एंड 2-3 दिन पहले घर में कुछ ऐसा मसला हो गया था जिससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन मेरा एक नेचर है, मैं चुप नहीं बैठती, मैं एम अ फाइटर। मैं पहले बहुत खामोश रहती, दुनिया क्या कहेगी, कोई क्या कहेगा, लोग कहते हैं आपकी बेइज्जती होती है, आप सोशल पे ये सब डालते हो। मैंने कहा मेरी इज्जत दुनिया में मेरे घर वालों ने की कहा, दुनिया को तो मैं अपने हाल सुना रही हूँ, कोई मेरी बेइज्जती करता है वो जाने, सबके घर के अपने मसले हैं, लेकिन सबके घर में बड़े भी हैं, उनसे बात करते मेरा तो कोई नहीं है। अब मुझे यहाँ तो बात करनी होगी क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। तो बात कुछ ऐसी है कि पहले तो मेरे बेटे मेरे खिलाफ हो गए थे, सबसे छोटे, जिनके लिए मेरे बच्चों के लिए तो मैंने जिंदगी दे दी, ना मैंने शादी किया, ना मैंने अपने आप को कभी देखा कि मैं कुछ करना चाहूँ, ना मैं कुछ बन पाई जिंदगी में, क्योंकि 12 साल में मेरा निकाह हो गया था। निकाह तो क्या कहूँ, रेप हो गया था। तो मेरी माँ ने मेरी चीखों की आवाज नहीं सुना, क्योंकि मेरी माँ को कहा गया था मेरे एक्स हस्बैंड रेपिस्ट ने कि मल्टीपल टाइम शी हैव सेक्स विथ मी,
और मेरी माँ ने मेरी वो चीखें नहीं सुनी कि बच्ची चिल्ला क्यों रही है अगर इतने बार सेक्स हुआ है तो। लेकिन तो मेरी माँ मेरी चीखें नहीं सुन पाई तो मेरे बच्चे क्या सुनेंगे। तो बात इस वजह से आज मैं करना चाहती हूँ कि जब बेटे को तो मैंने डिसोन कर दिया, जिनका नाम अकबर है, वो मेरे लिए मर चुके हैं, मेरी औलाद नहीं है। मेरी बेटी ने भी वही काम किया, उन्होंने अपने डैडी का साइड लिया। तब के मेरी बेटी के साथ मेरे एक्स हस्बैंड शादी करना चाहते थे। उस दौरान पे वो मेरे घर आई जब मेरे पास घर नहीं था। मैंने छोटे से रूम में जहाँ पे एक कबर्ड आ जाए, एक बेड आ जाए, उस रूम में मैंने बच्चों के साथ रही, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे घर का भाड़ा भरने के लिए। तो जो भी छोटा रूम मिल गया मैंने वैसा घर लिया था महाड़ा में, एंड आई वाज स्टेइंग देयर। बहुत स्ट्रगल देखा मैंने उस दौर पे। मैं सुविधा नहीं दे पाई, मोबाइल दिला नहीं पाई। ये बात कर रही हूँ मैं 2012 की, 11 में निकाल दिया था बच्चों को। तो मेरी बेटी मेरे को छोड़ के चली गई, क्योंकि मैंने केस कर दिया था मेरे एक हस्बैंड पे। तो मेरी बेटी ने कहा मेरा फ्यूचर क्या आपके साथ, डैडी सही बोल रहे हैं, एंड शी लेफ्ट मी, द मैन हु वांटेड टू रेप हर। आप मारती हो, आप ये करती हो, एक्यूजेशन, सब एक्यूजेशन मुझ पे लगाया, और माय डॉटर लेफ्ट मी। मैंने कहा बेटा घर में बच्चों को मार पड़ती है या बच्चे हो मेरे? नहीं, लेकिन मेरा फ्यूचर क्या है, मेरे को जो चाहिए मिलता नहीं है। ये नहीं देखा कि मैं अकेले कैसे अपने आप को संभाल के साथ साथ उनको भी संभाल रही थी। मैं खुद बच्ची थी। आई वाज 26 व्हेन आई वाज डिवोर्स। ही थ्रोन द किड व्हेन आई वाज 27। कंप्लीट भी नहीं हुई थी 27 की, मैं 26 कंप्लीट भी नहीं हुआ था, 27 लगा था। बच्चों को निकाल दिया, उनको लेके मैंने बहुत मुश्किल से जिंदगी जी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से खुद की और अपने देश की फजीहत करवाई है।